मार्केट वॉइसेस की कड़ी में अब चलते हैं और इस क्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए श्री सुनील सुब्रमण्यम। मुझसे आइए बातचीत करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सुनील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और इस बाज़ार में एक से एक चीज़ हो रही है। अभी हमने अर्निंग्स भी देखी अभी कुछ देर पहले मज़गांव रॉक की। खैर मैं आता हूँ बाज़ार के लेवल्स पे। पहले ये 2 दिन पहले बाजार का एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस RBI के उस स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट के बाद हमने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को छुआ, लेकिन ये एग्जैक्टली 22,700 की ट्रैजेक्टरी। मैं थोड़ा सा अगर आप लेवल से बात करूंगा आपसे, क्या बाजार अपने आप को इस बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा कूलिंग ऑफ कर रहा है? आपका सेंस एग्जैक्टली बाजार इस नंबर पे, मतलब इस लेवल पे क्या गेस करने की कोशिश कर रहा है आपके मुताबिक? नहीं, मेरे मुताबिक ये जो दिसंबर महीने में जो करीबन 70,000 करोड़ के FII के पैसे आए थे, उसमें ज्यादातर शॉर्ट टर्म हेज फंड के पैसे थे और ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने एंटिसिपेट किया था गवर्नमेंट की वापसी। और इसलिए वो जिस दिन असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उस महीने में ही इन्होंने घुस के निवेश कर लिया मार्केट में। और इनकी सोच थी कि आने वाले दिन में जैसे ये क्लैरिटी बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड और म्यूचुअल फंड वो खरीदारी करेंगे। तब ये बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट की बात होती है। और इनको तो इलेक्शन के बाद तो प्रॉफिट बुक करना था, मगर क्या हुआ कि जो खबरें आ रही थी इलेक्शन के बारे में, लो टर्नआउट की, ये वो फिलहाल, तो उसके कारण ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ 1.5 महीने पहले शुरू हो गई। मगर पूरा पैसा अभी प्रॉफिट बुकिंग पे तौर पर 40,000 करोड़ बाहर गया है। नेट आउटफ्लोज आप देखें फ्रॉम द मिडल ऑफ लास्ट मंथ, राइट? तो ये प्रॉफिट बुकिंग जो शॉर्ट टर्म प्लेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 20-25% 6 महीने में ही प्रॉफिट कमा लिया, तो नेचुरली वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं और ये लेवल्स को देख रहे हैं जिस पे उनको लगता है कि अब एक थोड़ी पीक हो गई है। अब ये वॉलेटिलिटी, ऐसे प्रॉफिट बुकिंग वॉलेटिलिटी मेरे को इलेक्शन के दिन और उसके 1-2 दिन बाद तक भी दिख रहा है। उसके बाद जब ये वोट के आंकड़े सामने आएंगे, गवर्नमेंट की मजबूती कैसी दिख रही है, उसके ऊपर बेस्ट फ्रेश एलोकेशन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी जो 2 दिन के पहले जो बूस्ट हुआ था क्योंकि RBI की डिविडेंड आई थी, तो नेचुरली फिस्कल डेफिसिट की जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल होती हुई दिख रही है। तो एक कंफर्ट आया, तो थोड़ा बहुत एक बाइंग आया था, इसलिए थोड़ी रैली थी। मगर वैसे देखें, मेरे को टिल इलेक्शन ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, यही मेरा सोच है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल जो एक फर्म कमिटमेंट से आएगा वो इलेक्शन के बाद वाला डायरेक्शन देखकर ही आएगा अंदर। बेसिकली 2-3 ट्रेडिंग सेशंस और वो वॉलेटिलिटी होपफुली विल कम टू एन एंड। सुनील जी, लेकिन यहाँ से आगे आप लोग अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं? इस समय क्या फाइनेंशियल्स पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, कंसिडरिंग बैंकों में वो पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है पोस्ट RBI की बात वीरू ने मेंशन की, और वो लार्जली थोड़े से साइडलाइंस पर रह गए थे जहां पर बाकी पूरे मार्केट ने आउट परफॉर्म भी किया। क्या एक्सपोजर बढ़ाया है आपने रिसेंट पास्ट में, या फिर पोस्ट 4 जून बढ़ाएंगे? नहीं, आई थिंक बैंकिंग में तो हम बढ़ा ही रहे हैं क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, इनफ्लोज जो म्यूचुअल फंड को आ रहे हैं और हमारी म्यूचुअल को भी ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं, यानी ब्रॉडर मार्केट फंड्स में आ रहे हैं। फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप। तो खरीदने के लिए पैसा वहां पे आ रहा है, मगर जो लिमिटेड पैसा उसमें होता है जो लार्ज कैप को अलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि FI की जो वॉलिटिलिटी सेलिंग में आ रही है ना, वो ज्यादातर लार्ज कैप स्पेस में आ रही है, नेचुरल है उनकी होल्डिंग। अब क्या है कि 30-35% लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर बैंकिंग स्टॉक्स का एलोकेशन है। तो सेलिंग में नेचुरली बैंकिंग के ऊपर दबाव जो आ रहा है, तो हमारे लिए तो लॉन्गर टर्म में बैंकिंग एक सॉलिड इंडस्ट्री है, जो कि हमारे नॉट ओनली रिटेल जो लेंडिंग की ग्रोथ हो रही है, मगर कॉर्पोरेट कैपेक्स की जब एक तेजी पकड़ेगी तो बैंक्स ये सामने आके उसको लेंड करेंगे। तो नॉट 1 ईयर और 2 ईयर, मगर 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम में मैं लोन बुक की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहा हूँ। भले ही निम्स में थोड़ी करेक्शन आ जाए क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी बढ़ रहा है, बट फिर भी वॉल्यूम ऑफ लोन ग्रोथ इतना होगा कि एब्सोल्यूट प्रॉफिट थ्रू EPS बैंक्स का बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि FIs बेच रहे हैं वॉलेटिलिटी के कारण, जरूर हमें अच्छे क्वालिटी बैंक्स खरीदने का मौका मिल रहा है और उसके लिए हमें जून 4 का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज कोई भी चीज हो, कोई भी किस तरह भी गवर्नमेंट हो, हमें तो प्राइवेट कैपेक्स की ग्रोथ तो आने वाले 3 साल में दिख रहे हैं बिल्कुल, और बैंक्स का उधर एक फ्रंट फुट में होगा लेंडिंग।
तो डेफिनेटली बैंकिंग को जब भी एक एक स्टॉक को हम देखते हैं और उसकी एक प्राइस पॉइंट पे आते हैं जहां हमें लगता है कि वैल्यूएशन इसके 3 साल में अच्छी लग रही है, तो जाके अभी भी खरीद रहे हैं उसको। जून 4 का इंतजार कुछ और सेक्टर्स के लिए होगा, नॉट फॉर बैंकिंग। ओके, बिल्कुल। चलिए ठीक है, जून 4 या 9 जून 4 उससे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कुछ स्टॉक्स में। डिफेंस पर क्या हुआ? अभी अभी हम मजगांव डॉक के नंबर्स देख रहे थे, मैसिव नंबर्स, और क्लियरली एक चीज, सुनील सर गुड आफ्टरनून, क्लियरली निकल कर आ रही है कि ये रैली जो है ये फंडामेंटल बेस्ड है, नंबर्स बैक्ड है। इन लेवल्स पर भी क्या डिफेंस का पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा? मेरे ख्याल में करेगा, बिकॉज डिफेंस में ना ही गवर्नमेंट की जो सपोर्ट रही स्ट्रांग रहेगी, मगर एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का प्ले जो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें इंडिजनाइजेशन ऑफ जो भी हम डिफेंस में आर्मामेंट्स या करते हैं उसकी बहुत बड़ी पुश होगी, और ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। सो नेचुरली इसमें पीएसयूज जो इसमें हैं उनको प्रेफरेंशियली ऑर्डर्स मिलेंगे, उनके पास ऑलरेडी लैंड बैंक है जहाँ पे फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन करना हो तो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नंबर्स ऑलरेडी पॉजिटिवली एंटिसिपेट आ रहे हो रहे हैं, मगर फिर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सपोर्ट है वहां पे डिफेंस के जो भी एलोकेशन हो रहा है उसके कारण डेफिनेटली हम ऐसे स्टॉक्स में मजबूती देखेंगे। तो मेरे ख्याल में डिफेंस एक कोर प्ले होगा, और हाल में जितना नया पैसा यूनिफोर्स के जरिए मैन्युफैक्चरिंग फंड्स जैसे फंड्स में आ रहे हैं ना, तो वहां पे अलोकेशन डिफेंस ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग पे भी जाएगी, तो बाइंग कैपेसिटी भी इंडस्ट्री के साथ आ रही है जो इन स्टॉक्स के ऊपर पैसा डाल सकता है, तो इसीलिए उनपे एक सपोर्ट रहेगी। तो मेरे लिए एक लॉन्गर टर्म व्यू में इंफ्रा के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिफेंस का प्ले अच्छा दिख रहा है, और ये पीएसयूज और कुछ गिने चुने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी यहाँ पर आपको सपोर्ट देंगी, और कैपिटल गुड्स सप्लायर्स को भी आएगा, बिकॉज कुछ मैं देख रहा हूँ कि फॉरेन डिफेंस के मैन्युफैक्चरर भी पीएलआई के जरिए अंदर यहाँ आ सकते हैं। अच्छा सुनील सर, जैसे कि आपने कहा कि नंबर्स जब इलेक्शन का आउटकम आ जाएगा, नई सरकार के पास कितने नंबर्स हैं, क्या इक्वेशन बैठेगी, ये आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी करीब करीब और एक हफ्ते में, और उसके बाद एक इवेंट है आपका बजट, फिर मॉनसून। इस वोलेटाइल फेज में क्या ऐसे 2 सेक्टर 3 सेक्टर्स ज़्यादा आपको बेटर लगते हैं जिनका ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा सरोकार है? फॉर इंस्टेंस मेटल्स, आईटी, फार्मा, या फिर डिफेंसिव में फार्मा, इनको चेस करना बेटर है क्या, और आपका प्रिफर्ड क्या होगा इसमें से? नहीं, मैं एक्चुअली एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर से थोड़ा दूर रहूंगा, मैं एलोकेशन कम कराऊंगा, बिकॉज एक्सटर्नली आधा वर्ल्ड इलेक्शन मोड में जा रही है, यूएस का बहुत बड़ा इलेक्शन आ रहा है, अभी भी मिडिल ईस्ट के टेंशंस कुछ कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं, विंटर का टाइम आ रहा है तो तेल की दाम बढ़ने की एक चांसेस हो सकती है, तो मैं एक्सटर्नल ओरिएंटेड सेक्टर से थोड़ा सावधान रहूंगा, क्योंकि एफआईज उसके बहुत नर्वसली रिएक्ट करते हैं, राइट। मैं डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे ही अपना ध्यान इस 6 महीने पे दूंगा, और एक सेक्टर मैंने बैंकिंग का ऑलरेडी बता दिया कि मुझे जो भी चीज इंटरनेशनल जो भी हो, इंडियन इकोनॉमी की इंफ्रा लेड ग्रोथ और कैपेक्स की एक्सपेंशन की ग्रोथ तो जारी है, थोड़ा डिले हो सकता है स्टोरी में, मगर पक्का अगले 3, 5, 10 साल की टाइम फ्रेम देखिए, कैपेक्स का साइकिल का स्टोरी मजबूत है, तो वहां पे बैंकिंग का बहुत बड़ा हाथ मैं देख रहा हूँ, इसलिए मेरे को जो भी इन 6 महीने में मेरे को जब भी अच्छी बैंक वॉलिटिलिटी के कारण दाम गिरती है तो उसको खरीदते रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक ओरिएंटेशन में इंफ्रा का प्ले, डिफेंस प्ले, मैन्युफैक्चरिंग का प्ले एक ओपन बुक है, एक स्टोरी है जो सबको पता है, क्योंकि इतना डेटा आ चुका है, इतनी स्टोरीज हुई है, तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इसके बारे में पता ना हो, इसलिए वहां पे ऑलरेडी वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ चुके हैं, मगर कंजम्पशन की स्टोरी इंडिया में उतनी मजबूती से बढ़ी नहीं जितनी पोस्ट कोविड फेज में आशा थी, और इसीलिए वहां पे वैल्यूएशन उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मार्केट की ध्यान इंफ्रा की ओर ज्यादा चली गई है, मगर मेरे लिए इकोनॉमी में ये पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ हो रही है उसका इम्पैक्ट कंजम्पशन के ऊपर जरूर दिखेगा। मैं ब्रॉडर कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, खाली एफएमसीजी नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर रहा हूँ, ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ, और हाउसिंग की बात कर रहा हूँ। ये कुल मिला के जो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर वाला सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, और ये डोमेस्टिकली ड्रिवन है, जैसे मैंने कहा फिल्टर मेरा होगा डोमेस्टिक, जहां पे डोमेस्टिक की ज्यादा एलोकेशन है वहीं पे मैं बाइंग भी करूंगा। तो इस हालत में मेरे लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और कंजम्पशन शायद अगले 6 महीने में एलोकेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे मौका मैं देखूंगा, यहाँ के वैल्यूएशन का कंफर्ट आता है और थोड़ी बहुत करेक्शन वॉलिटिलिटी आती है तो उसी में खरीदारी करूंगा। इंफ्रा में मैं होल्ड करूंगा अपनी पोजीशंस को और वेट करेंगे कि स्टोरी कैसे डेवलप होती है।
एक्सटर्नल से मैं थोड़ा सावधान रहूंगा। एक्सटर्नल से आप ज्यादा सावधान हैं, डोमेस्टिक स्टोरी पर ज्यादा फोकस। अच्छा, इस डोमेस्टिक स्टोरी में वो कंजम्पशन हैज अ वेरी ब्रॉड एरिया, तो इस समय आपको किस तरह के कंजम्पशन प्लेज अच्छे हैं? क्या वो ऑटो एंसिलरी के तौर पर आ रहे हैं, क्या वो हाउसिंग एंसिलरी वाले स्टॉक्स हैं? कहां पर आप लोगों ने शायद पोजीशनिंग बढ़ाई है? क्योंकि आई एम श्योर नंबर्स के तौर पर भी हमने देखा है कि परफॉर्मेंस कुछ पॉकेट्स में बहुत स्ट्रांग रहा है, तो उसमें से भी आप लोगों ने कुछ पिक किए होंगे। देखिए, ऑटो के नंबर्स टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स के अच्छे आ रहे हैं, तो वो हमारी कॉन्फिडेंस जो थी उसमें उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में मैं ये समर का एक ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहा हूँ। राइट, ये मई जून जुलाई के जो आंकड़े आएंगे अगले क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आती हैं, तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन में एक बूस्ट देखना चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की प्रोडक्शन डबल डिजिट में बढ़ी है, यानी प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं बहुत बड़ा डिमांड, और उनको एक ग्राउंड लेवल फीडबैक आया होगा, इसलिए फ्यूचर की एक एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक ही सेक्टर है। हाउसिंग का भी देखिए, जितना भी हाउसिंग के प्राइसेस बढ़े, जितना भी ईएमआई बढ़े, फिर भी सेल्स मजबूत और स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये इंडिकेट करती है लोगों की दिलचस्पी अभी भी घर खरीदने में, और उसका इम्पैक्ट जहां पे होगा ना, नेचुरली सीमेंट का प्ले और स्टील का प्ले हाउसिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हम हाउसिंग एंसिलरी की बात करें, मेरे को सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, स्टील में मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि वो मजबूत लग रही है। और सिमिलरली ऑटो के अंदर एक इंटरेस्टिंग जो सस्टेनेबिलिटी वाली स्टोरी है ईवी के थ्रू, वहां पे जो ईवी का बैटरी या फिर पूरी इकोसिस्टम होती है ना, वहां पे एक कैपेक्स का खर्चा बढ़ेगा। तो मैं उसी के ऊपर भी ध्यान दूंगा कि कौन सी कंपनियां अपनी आईसी इंजन से ईवी में शिफ्ट कर रही है, क्या कैपेक्स उधर लग रहा है, बैटरी स्टोरेज की, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब उभरते हुए स्टोरीज मेरे को ऑटो के अंदर ये एंसिलरी वाली बात अच्छी लग रहे हैं। अभी भी मेरे को एंसिलरी एंसिलर्स जो एक्सपोर्ट में होते हैं उसमें भी थोड़ा सावधान रहूंगा, बट डोमेस्टिकली ओरिएंटेड एंसिलरी जैसे मैंने कहा, उसमें भी हम ध्यान देंगे ज्यादा। ओके, मीनवाइल सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थोड़ा मार्केट में रिवर्सल आया बैंक निफ्टी में, लेकिन खैर इसका कोई मतलब है नहीं।